उनके साथ जुड़ा तो पोछा लगाने से लेके और चाय बोलने तक वो उससे शुरुआत होती थी। वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई वो यहाँ तक। 2 लोगों से मैंने गुल्लक तोड़वा के पैसे लिए थे। उस वक्त अमाउंट का नंबर दिमाग में था कितना लेना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। पैसों की तो खैर कोई बात ही नहीं थी। काम मिल गया और विशाल भारद्वाज जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम मिलना, तो शागिर्द का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे अंदर गोली मारी जाती है और उनको अरेस्ट किया था। बहुत सी चीजें जो उस समय नहीं कर सकता था रियल लाइफ में, चोर का तो नहीं कर सकता था ना, यहाँ तो वो भी करने को मिल रहा है। मैं क्रिमिनल नहीं बन सकता था, यहाँ तो ये भी बनने को मिल रहा है। कोई ठेकेदार नहीं बन सकता था, यहाँ ये भी बनने को मिल। मैंने एक चीज देखा यहाँ पे, आप जैसे हो वैसे होना, वैसे रहो। जो बाहर से आते हैं, आउटसाइडर होते हैं, उन पर थोड़ा बहुत उनको परेशानियां होती हैं। नेपोटिज्म है अच्छा खासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मुंबई में हैं और मुंबई में तमाम ऐसे कलाकारों से मुलाकात हो रही है जिन्होंने इंडस्ट्री को लगभग कई साल दिए हैं और एक से बढ़कर एक उम्दा काम किया है। ऐसे ही एक कलाकार आज मेरे साथ मौजूद हैं जिन्हें 2 दशक हो गया इंडस्ट्री में काम करते हुए। उत्तर प्रदेश से हैं, नाम है संजय त्रिपाठी और 20 साल से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर इन्वेस्ट न्यूज पर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल कि 20 साल का ये सफर हमको थोड़ा सा बहुत छोटे में बताइएगा, कैसा रहा? अच्छा रहा बहुत। देखिए, जब आप सफर तय कर रहे होते हैं तो कहीं सकरी जगह मिलेगी तो कहीं बहाव मिलेगा, कहीं तो फिर अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा। लेकिन मैंने इसको अच्छे में लिया क्योंकि नए अनुभव होते चले गए, नई चीज़ें आती चली गई और जो भी चीज़ें मेरे सामने आई मैंने उसका मजा लिया। मैं उसे एंजॉय करता रहा। मतलब मस्त मौला होकर काम करते। हाँ, बिल्कुल। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? बचपन जो है वो मेरा उन्नाव में बीता। उन्नाव करके एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ कान के पास में। उसके बाद जब इंटर करने के बाद मैं आया लखनऊ। वहाँ फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और बाराबंकी शिफ्ट हो गए हम लोग। ननिहाल थी बाराबंकी में। मेरा बचपन जो था वो बहुत ही सख्ती में बीता हुआ था। बहुत लड़कों पे भी बहुत सख्त नज़र रखी जाती थी कि अगर मान लो स्कूल गए हो और अगर आ रहे हो और आपने अगर बंदर का नाच भी देखा अगर 10 मिनट, तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कैसे का कहाँ देखा। वो तो वाला दौर था कि पड़ोसी को भी देख के हम लोग घर भाग ले जाते थे। हाँ, तो वो सख्त वातावरण बिल्कुल हावी था मेरे ऊपर। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो थोड़ा सा खुलने का मौका मिला और ग्रेजुएशन तक क्लियर नहीं था क्या करना है। उसके बाद घर वालों का और पापा का बहुत दबाव था कि सिविल जो है निकालना है। वहीं से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एमए किया फिलॉसफी में। फिर एमए करने के बाद मैं इलाहाबाद आ गया सिविल की तैयारी करने के लिए। पूरा एकदम बंधा हुआ शेड्यूल होता था मेरा दिन, क्योंकि सिविल की तैयारी में जनरल स्टडी का एक पेपर होता है, लेकिन वो कहने को जनरल स्टडी होता है लेकिन होता है भी ये। तो उसी दौरान एक दिन पेपर 2-3 पेपर पढ़ता था मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और नवभारत टाइम्स। तो एक दिन उसमें निकला हुआ था कि कुछ थिएटर के बारे में निकला हुआ था। एक वर्कशॉप हो रही थी, एनएसडी और बीएनए मिलके कर रहे थे। तो मैं कैसा वहाँ का माहौल होता है, कैसे होता, वो देखने के लिए मैं वहाँ चला गया। मैंने अप्लाई कर दिया दिल्ली, इलाहाबाद में। अच्छा। पूरा भारत जो है वो सांस्कृतिक जो है हिसाब से वो 7 जोन में बटा हुआ है। तो 1 जोन का जो है वो पूरा जो है इलाहाबाद से हैंडल होता है। 3-4 स्टेट हैंडल होते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। रीता सिन्हा वहाँ की आईएएस थी, निदेशक थी और
वागेश कुमार सिंह और हेमा जी जो है वो सिलेक्ट कर रहे थे एक्टरों को। तो और कोई माध्यम और कोई तरीका नहीं था उसे देखने का, क्योंकि मैंने थिएटर वगैरह के बाद नाम सुना था, सोशल मीडिया का भी दौर नहीं था। कतई नहीं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा और जब मेरा नंबर आया, वागेश जी ने पूछा कि संजय आपने कौन कौन से प्ले किए हैं, तो मैंने कहा मैंने कोई प्ले नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपने कौन कौन से प्ले देखे हैं। मैंने कहा मैंने कोई प्ले देखा भी नहीं है, पहली बार मैं स्टेज पे आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है अच्छा आपने कौन कौन से प्ले पढ़े हैं। तो मैंने पढ़े थे प्ले, वो मैंने बता दिया कि मैंने ये पढ़ा है, और हिस्ट्री का स्टूडेंट था मैं, तो मैं विजुलाइज कर लेता था कि ये कैरेक्टर इस तरीके से चलेगा, इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होगी, इसकी ये होगी। ठीक है। उसके बाद वो 3-3,500 लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, और 12 लोगों का उसमें 12 लोगों को सिलेक्ट करना था और उनके साथ एक प्ले करना था, नेमिचंद जैन का भगवत अजुकम। तो मुझे ये तो पक्का था कि मेरा होना तो है नहीं। हाँ चल रहे ट्राई कर लेते हैं। 4-5 दिन मैंने ट्राई, वो मैं केवल देखने गया था, वो एक तरीका था, वो बिना अप्लाई किए मैं जा नहीं सकता था अंदर। 4-5 दिन के बाद मैं फिर गया 5वें आखिरी दिन कि आज मैं फिर देख लेता हूँ। इतना भव्य माहौल, इतना बड़ा जो है ऑडिटोरियम, इस तरीके से पूरा, क्योंकि थिएटर का एक अलग माहौल होता है। तो जब उन्होंने एक जो नाम पुकारे गए, जो सिलेक्ट हो गए थे, उसमें मेरा भी नाम था, जो संजय त्रिपाठी। तो मुझे लगा संजय त्रिपाठी मैं ही हूँ क्या। फिर मैंने ऑफिस में क्लियर किया, तो उन्होंने कहा हाँ संजय त्रिपाठी सन ऑफ विद्याधर त्रिपाठी। उन्होंने कहा हाँ आप ही हैं, आप ये फॉर्म भरिए और कल से आप रुकिए इधर, ये पूरा भरना पड़ेगा आपको, और कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू है। भर दिया, और अगले दिन से फिर जो ट्रेनिंग शुरू हुई, मेरा पूरा सिस्टम बदल गया, क्योंकि मैं किताबों में पूरा उलझा हुआ था, और मुझे ये जीने का तरीका मिला। थिएटर अलग दुनिया मिल गई, पूरी अलग दुनिया। मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि बहुत ही सख्त वातावरण था, और यहाँ मैंने देखा कि थिएटर में यार लड़के भी काम कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हो, सिगरेट भी पी सकते हो चाय भी पी सकते हो, चाय सिगरेट सब चल रहा है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मुझे, चूंकि प्ले के दौरान वो सब होता था, देर तक काम, मुझे वो वातावरण बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा यार बंध के नहीं रहना यार, मैं ये हूं। तो वो जो सफर शुरू हुआ, वागेश कुमार सिंह ने कहा कि संजय तुम एक्टर हो और कुछ नहीं हो, तुम गलत जगह फंसे हुए थे। वो 1 महीने की वो वर्कशॉप हुई, वो सफर यहाँ तक आके आज ले आया। वो वहां से जो जर्नी शुरू हुई वो यहाँ तक। मतलब उन्नाव से बाराबंकी, फिर लखनऊ, फिर इलाहाबाद, और अब मुंबई। हाँ मुंबई। लेकिन अभी हम रुकते हैं लखनऊ में ही। 2 शहरों का जिक्र आपने किया, लखनऊ और प्रयागराज का। इलाहाबाद मतलब तत्कालीन। लखनऊ में कैसा एक्सपीरियंस रहा, लखनऊ की क्या यादें रही? लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे, वहीं हॉस्टल में रहते भी थे, तिलक हॉस्टल में। वो भी तो दिन ही अलग थे, एकदम पूरी मस्ती रहती थी। लखनऊ घूमने आता था बहुत बार, जैसे अगर क्लास नहीं है, कुछ नहीं है, तो अमीनाबाद, हजरतगंज, वो दौर ही अलग था पूरा। वो मैं बहुत मिस करता हूँ। फिर उसके बाद तब तक मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में भी सीरियस होने लगा था, क्योंकि मेरे लॉजिक में बहुत अच्छे नंबर थे। मुझे 100 में 80 नंबर मिले थे, और मैंने 20 नंबर के लिए मैडम से पूछ लिया था, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, कि आपने ये कम कैसे मिले मेरे। तो उन्होंने कहा कि आपने जो लास्ट में लिखा है वो इतना फास्ट लिखा है कि तुम खुद नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद वो 5 साल निकल गए, 5 साल पता थोड़ा ना चलता है। तो 5 साल में लखनऊ की ऐसी यादें क्या रही जो आज तक भी नहीं भूले? खाना पीना, रहना? हाँ, वहाँ का खाना, वहाँ का जैसे हजरतगंज का घूमना, हजरतगंज की जो चकाचौंध थी वो, और अमीनाबाद की चाट, वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और वहाँ के दोस्त, वहाँ के जो शुरुआती दोस्त थे, वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। उसके बाद जब प्रयागराज अब आते हैं, हाँ, वहाँ क्या कैसे? प्रयागराज जब आया, से दोनों शहरों में मेरा भी अच्छा खासा वक्त बीता। हाँ, प्रयागराज में वो अल्लड़पन, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। प्रयागराज अपने आप में बहुत अलग शहर है। मैं जहाँ रहता था वहाँ से संगम 2-2.5 किलोमीटर था,
तो जैसे मेरे यहाँ नल कभी कभी नहीं आता था पानी, तो मैं संगम नहाने चला जाता था। गंगा यमुना में मैंने ऐसे नहाया जा करके, जैसे घर में झोले में रख लेते थे अपनी तौलिया वगैरह और पहुंच जाते थे और नहा करके चले आते थे। उसके बाद वहाँ भी बहुत अनुशासित था जीवन, क्योंकि दिमाग में प्रेशर था कि मुझे सिविल निकालना है और उसके लिए देर देर तक पढ़ाई करनी पड़ रही होती थी। वहाँ के जो वहाँ जब मैं थिएटर से जुड़ा तब मेरा हिसाब पूरा वहाँ पे बदल गया। हाँ, तब वो जो प्रेशर था वो खत्म हुआ। अच्छा, प्रयागराज में जो बच्चे रहते हैं, आज भी जो रहते हैं, हम लोग जिस दौर में रहे, कहते हैं कि वहाँ पर एक नेशनल फूड है दाल भात चोखा। हाँ, वो भी खूब खाए। हाँ, खूब खाया दाल भात चोखा। और शाम के टाइम पे वहाँ पे छोटे समोसे बनते थे और रसगुल्ले, वो हम लोग खाते थे। जब रिहर्सल करके लौटते थे तो एक पॉइंट था जहाँ पे हम लोग रुकते थे और वो खाते थे। अच्छा, प्रयागराज में जब थिएटर आपने ज्वाइन किया तो उस थिएटर ने कितना कुछ आपके अंदर बदलाव लाया? बहुत कुछ। वो प्ले करने के बाद फिर मैंने अनिल रंजन भौमिक करके हैं, उनके साथ मैंने उनसे जुड़ा। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो करते थे रिहर्सल। थिएटर से मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे थिएटर जब उनके साथ जुड़ा तो पोछा लगाने से लेके और चाय बोलने तक वो से शुरुआत होती थी। तो कुछ भी करने में हिचक नहीं होती थी। ये नहीं लगता था यार ये कुछ बड़ा है या छोटा है या कुछ स्टारडम हावी है। पूरा जैसे जो जीवन होता है वो थिएटर जीवन सिखाता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ बहुत कुछ हो जाएगा या ऐसा करेंगे। उसके बाद फिर परिमल दत्ता करके एक बहुत बड़े वहाँ के नाटककार थे, उनके साथ किया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। वो 1.5 साल के अंदर मैंने कम से कम 5-6 नाटक कर लिए। फिर NSD का फॉर्म भरा मैंने घर वालों से छुप के और वो देने गया। तो मैंने जब इंटरव्यू था रिटन पास कर लिया था। इंटरव्यू में मैंने सच बोल दिया। बजाज जी ने मुझसे पूछा कि यहाँ से निकलने के बाद क्या करोगे, तो मैंने कहा मैं फिल्मों में जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जब इतना पैसा आपके ऊपर खर्च होगा, इतनी चीज़ें होंगी और आप फिर फिल्मों में जाओगे तो फिर तो बहुत सी चीज़ें खराब हो जाएंगी। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में जो था जो मैंने बोल दिया। खैर हुआ नहीं। पीयूष भाई से मेरी वहाँ मुलाकात हुई। पीयूष मिश्रा। तो पीयूष ने मुझे बताया कि जब तुम्हें प्ले ही सिनेमा ही करना है तो फिर बॉम्बे में जाओ ना। यहाँ क्या है, यहाँ तुम बेहतर तरीके से थिएटर करना सीख जाओगे, लेकिन सिनेमा के लिए तुमको बॉम्बे जाना पड़ेगा। पीयूष मिश्रा भी उस वक्त NSD थे? हाँ, मतलब उनका आना जाना शुरू हो गया था बॉम्बे से, लेकिन वो इत्तेफाक की बात थी, वो थे उस दिन। शाम का टाइम था, 4 बजा था। इंटरव्यू में जाने से पहले हम लोग बैठे हुए थे और बातें हो रही थी। और वो तब मुझे नहीं मालूम था कि पीयूष भाई से मेरी फिर बॉम्बे में मुलाकात होगी। नहीं, बॉम्बे में रहना है तो पीयूष मिश्रा तो मतलब हर जगह आपको दिख जाएंगे। हाँ। उनकी जैसी फिल्में हैं। जब फिर आप मुंबई आते हैं, हाँ, मुंबई कैसे आना हुआ? कहाँ से, मतलब दिल्ली से आए मुंबई, और मुंबई आए तो फिर यहाँ पर वक्त कैसे बीता? NSD जब नहीं हुआ तो फिर घर वापस चला गया। फिर घर वालों के सामने ये बात बोलना कि बॉम्बे जाना है बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने घर वालों से ये बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है तो उनको लगा कि कोई तबीयत खराब हो गई है इसकी, कोई बात हो गई है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। पापा बोले कि क्या हुआ भाई, सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि हम कपड़े की दुकान तुम्हें करवा देंगे, तुम परेशान मत हो। और उसी दौरान एक मेरी शादी की भी बातें होने लगी। अच्छा। एक लड़की के यहाँ से मेरे शादी की बातें पूरी तय कर ली गई। उनके पिताजी ने कहा कि वो तेल का कुछ वो कोटा मुझे दिलवा दिया जाएगा और तुम यहीं रुक जाओ। कोटेदार बन जाएंगे। हाँ, कोटेदार। लेकिन कोई चीज़ मुझे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर जब मैं बाइक से चलता था तो मैं चाहे कहीं भी जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता था मैं ये नहीं, मुझे बॉम्बे जाना है।
अच्छा, बड़े रेप्टेड चीज होती है गांव घरों में, कोटेदार हाँ, लेकिन मुझे नहीं रोक पाई वो चीज़ें। और फिर एक दिन मैंने रिजर्वेशन कराया और आ गया बॉम्बे। तो जिनसे शादी तय हुई थी उनका क्या हुआ? अ, मतलब उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस वो फिर निकल आया, फिर मैं निकली आया। निकल आए फिर वहां से? और इसमें मेरी बहनों ने मेरा बहुत सहयोग किया। मेरी 4 बहनें हैं, 2 भाई 4 बहन। और कहने को मेरी बहनें हैं, लेकिन वो मेरे साथ जैसे भाई खड़े होते हैं उस तरह थी। तो मैंने 2 लोगों से मैंने गुल्लक तोड़वा तोड़वा के पैसे लिए थे। तो वो 700 रुपये जो है उन लोगों से लिए थे, और बाकी 5,500 रुपये पापा ने दिए थे। ये अभी फिलहाल के लिए है। और बस वो उतने पैसे लेके वहां से मैंने शुरुआत किया। फिर जब मुंबई पहुंचते हैं तो मुंबई में शुरुआत कैसे हुई? मुंबई में जो है पहली रात जो है मैंने एक आइसक्रीम फैक्ट्री में गुजारी थी, क्योंकि ट्रेन में ही किसी से मेरी दोस्ती हो गई। तो जहाँ आने के बाद जहाँ मुझे जाना था तो वहाँ तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था। और मुझे रात का टाइम था, तो मुझे ईस्ट वेस्ट का भी कुछ सिस्टम मालूम नहीं था। तो वो बोले कि एक काम करो, आज रात चलो तुम घर पे ही। तो उनकी कुरला में उनकी कहीं झोपड़ी थी, झोपड़पट्टी। तो वहीं पे वो उनकी आइसक्रीम फैक्ट्री थी। तो उन्होंने मुझे आइसक्रीम फैक्ट्री में, जो उनका गेस्ट रूम था, वहाँ रुकवाया। पहली रात मैं वहाँ रुका और अच्छा अनुभव रहा वो। उनसे वो मेरा बना रहा बाद में। फिर अगले दिन मैं वहाँ से भाईंदर आया। भाईंदर में फिर जो रिलेटिव थे उनका घर वर ढूंढा, वहाँ रुका। फिर मेरा वहाँ से सफ़र शुरू हुआ अंधेरी आने का। तो मैं रोज़ अंधेरी आता था, मिलता जुलता था। तब वो जो शुरुआत हुई, फिर मुझे मालूम पड़ा कि यार ये कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा वाला कठिन है। क्योंकि यहाँ की दीवारें तो खुलती ही नहीं है, दरवाजे तो हैं ही नहीं। लेकिन और जो मेरे साथ हम लोग 3 लोग आए थे। दूसरे दोस्त ने शाम के टाइम विरार वाली ट्रेन देख ली। तो ट्रेन देख के बोला, भाई मैं तो रिजर्वेशन कराऊंगा नहीं, मैं वैसे ही वापस चला जाऊंगा। तो वो तो चला गया। वो दोस्त क्या कर रहा है? वो अभी इलाहाबाद में मॉल वगैरह बनवाता है, प्रयागराज में। और तीसरा दोस्त वो भी रुक गया, वो बालाजी में एडी हो गया था। फिर बाद में वो डायरेक्शन वगैरह में, दिनेश नाम है उसका। और मैं आ गया मेन ट्रैक की लड़ाई में। तो और कोई चारा नहीं था मेरे पास। मैंने जाना शुरू किया। कभी कभी मैं खूब स्ट्रगल करता था, खूब ऑडिशन दे रहा था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। कभी कभी मुझे लगा यार मेरा फ़ोन क्यों नहीं बज रहा, चीज़ें क्यों नहीं हो रही। एक बार कांदीवली में गया, शक्तिमान के ऑफिस में। वो 2-3 बार गया था। मैं जाऊं, बातें बहुत अच्छी अच्छी करें, लेकिन काम न दें। टीवी वालों के पास में जाऊं तो वो मुझे ऐसे देखें, वहाँ वो लड़कियां, कि तुम आ क्यों गए यहाँ पे, तुम जो है यहाँ बड़ी अजीब से। फिर जब मैं थक गया तो फिर पृथ्वी थिएटर पहुंचा मैं। जब पृथ्वी थिएटर पे फिर मेरी मुलाकात हुई दुबे जी से। अच्छा। सत्यदेव दुबे। फिर मैं उनके संपर्क में आ गया। फिर मैं वहाँ बैठ के उनसे बहुत सी चीज़ें सीखता था, उनकी वर्कशॉप करता था। वहाँ से मेरे अंदर एक और चेंज आया कि इस तरह भागना नहीं है, स्थिर होना है। और जो आप सीख के आए हो वो आपको, आपके काम तो आता है, लेकिन आपको यहाँ एक अलग लड़ाई है। वो आपको कॉन्फिडेंस तो देगा, लेकिन यहाँ के लिए आपको एक अलग तरीके से तैयार करना पड़ेगा खुद को। तो मैंने वो उसके लिए मैंने खुद को तैयार करना शुरू किया। जो वो एक लड़ाई उस वक्त, उस दौर में ये भी थी कि अगर एक्टर है तो चॉकलेटी होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, डॉल होना चाहिए। बहुत। जब मैं बॉडी बिल्डर लड़कों को देखता था तो मुझे, मेरी हिम्मत टूट जाए कि यार ये तो जिम है वगैरह, ये सब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। खैर उसी दौरान की बात, तब मैं पृथ्वी थिएटर पहुंच ही आता था, मैं दिन भर वहीं रहता था। एक दिन गुलजार साहब का शो था
उनकी कविताओं का प्रोग्राम था और 11 बजे से विशाल भारद्वाज जी आए हुए थे। तो वो आए हुए थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने बुलवा लिया मुझे। अगले दिन मैं उनके ऑफिस गया। जब उनके ऑफिस पहुंचा देखा भीड़ है। अब जो रिसेप्शन में बैठी हुई थी वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रही। खैर मेरी बातचीत ऐसे चल रही थी, तब तक हानित रेहान निकले अंदर से। उन्होंने कहा इनको अंदर लो। तो जैसे भूखे आदमी को रोटी मिल जाए वो स्थिति थी मेरी। तो मैंने उनको बताना शुरू किया कि भाई मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये प्ले किया, ये। उन्होंने कहा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बैठो। एक लड़की आई और पेपर लेके स्क्रिप्ट, उन्होंने कहा ये लो और ये करके दिखाओ। एक इसमें का कैरेक्टर था। उस समय एक फिल्म बन रही थी ब्लड ब्रदर्स। अच्छा। हाँ, वर्ल्ड में 15 फिल्में बन रही थी बिल गेट्स फाउंडेशन की ओर से, और इंडिया को 2 फिल्में दी गई थी, एक मीरा नायर को और एक विशाल जी को। विशाल भारद्वाज। हाँ, विशाल भारद्वाज। और वो फिल्म थी तो शॉर्ट फिल्म, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वो इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए बनी थी। तो उसके लिए उसमें एक एक कैरेक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि पंकज कपूर, सोहाली खान, रंग दे बसंती वाले कुणाल और तो वो कैरेक्टर मुझसे बोला गया कि ये करो। मैंने हानित रेहान से कुछ सवाल पूछे। मैंने कहा सर ये कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब ये बड़े सिस्टम से है या छोटे, या कैसा है? उन्होंने कहा देखो बेसिक जो है वो चेंज इन लोगों में कुछ नहीं होता है। अगर बड़े से हैं तो परफ्यूम वगैरह डाल लेते हैं और उन लोग को नहीं मिलता है, लेकिन नहाते दोनों नहीं है, गंदे दोनों रहते हैं, ये है। वो 1-2 मिनट का मैंने सोचा और मैंने कहा रेडी, और वो करके दिखाया मैंने। तो वो करके दिखाया, वो अनिल ने देखा पूरा, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा संजय नंबर बोलो, और नंबर बोल दिया, और अगले दिन मेरे पास कॉल आ गई विशाल जी के यहाँ से कि संजय यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस मूवी, ये। मतलब फोन आ गया, लेकिन उस वक्त अमाउंट का नंबर दिमाग में था कितना लेना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। पैसों की तो खैर कोई बात ही नहीं थी। काम मिल गया, बड़ी बात। हाँ, काम मिल गया, और विशाल भारद्वाज जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम मिलना। 1 हफ्ते बाद मैं उनके साथ था। अगले दिन मुझे उनके ऑफिस बुला लिया गया। फिर वहां से मेरे लिए चीजें पूरा बदल गया पूरा। क्योंकि वो देखा तो फिर निशिकांत कामत जी, वो मुंबई मेरी जान बना रहे थे। उनको लगा जब विशाल जी ने दे दिया है तो ठीक है, कुछ है। फिर माधवन के साथ एक सीन उन्होंने भी दे दिया। फिर तिग्मांशु धूलिया ने शागिर्द दे दी मुझे। उसमें अनुराग कश्यप के साथ मुझे डाला गया। वो मेन विलेन कर रहे थे और मैं उनका राइट हैंड होता हूँ। मेरा एनकाउंटर किया जाता है और उनको अरेस्ट किया जाता है। फिर वो उसके बाद फिर जेनिफर लेंच बाहर से आई हुई थी। वो बना रही थी हिश, मल्लिका शेरावत इरफान वाली, कमाल के एक्टर। हाँ, तो फिर वो उसमें मुझे और थोड़ा वो मिली मुझसे। हाँ, मुझे थोड़ा और बड़ा काम। फिर मेरे लिए रास्ते खुल गए। फिर जो है मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये हो गई कि मुझे जो मेन सिनेमा के लोग थे वो बुला रहे थे। मैं बहुत से यूं ही फालतू लोगों से बच गया। मैं अपने आप को मैं थैंक यू बोलता हूँ। विशाल भारद्वाज, तिग्मांशु धूलिया, नाना पाटेकर के साथ काम कर रहे हैं, इरफान, मतलब एक वो लॉबी थी जो कि स्टार थी उस वक्त। हाँ, फिर मेरा देखने का नजरिया पूरा बदल गया। मुझे लगा कि यार ये मैं इन्हीं लोग के साथ तो शागिर्द का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नाना पाटेकर नो डाउट वन ऑफ द शागिर्द का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अनुराग को मैं पहले भी जानता था पृथ्वी से। तो एक सीन था, जब मैं भीगते हुए आता हूँ, मैं आगे आगे होता हूँ, अनुराग पीछे पीछे, तो और मुझे अंदर गोली मारी जाती है और उनको अरेस्ट किया जाता। तो तिग्मांशु सर ने कहा दोपहर में कि एक काम करो, 2-3 शर्टें तैयार कर लो और ये सीन अभी निपटा देना। तो ऐसे कोई बात हुई तो मैंने कहा कि मरते समय आदमी को ब्लैक एंड वाइट दिखता है। तो अनुराग ने कहा कैसे मालूम? मैंने कहा कि ओंकारा में
जब मकबूल में जब इरफान को गोली मारी गई तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा था उनको। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं ये बात विशाल जी से बोलूंगा कि आप इनको काम भी देते हो और ये जो है ऐसे ऐसे अफवाह फैलाते हैं। मजे ले रहे थे, लेकिन अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। नाना पाटेकर कैसे रहे काम करने में? नाना पाटेकर जी के साथ मेरा सीन नहीं था, मेरा अनुराग के साथ था, अनुराग कश्यप के साथ। सेट पर सुनी होंगी किस्से कहानियां उनके। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो उस समय तो एकदम वो भी बहुत तेज वाले थे। तो लेकिन जब आप काम के उसमें होते हो ना, तो फिर आप एक अलग रॉ में चल रहे होते हो, तो उस समय आपको अच्छा ही लग रहा होता है। मुंबई मेरी जान जब आई तो उसका कुछ अगर ऐसा हो किस्से कहानियां। मुंबई मेरी जान निशिकांत ने मुझे एक बात बोली कि संजय एक काम करना, तुम अपना बिल्कुल लोकल वाला उठाओ, तुम जो जैसे बोलते हो। मैंने एक चीज देखा यहाँ पे, आप जैसे हो वैसे होना, वैसे रहो। जब आप बदलने के चक्कर में आते हो कि नहीं नहीं मुझे कुछ ऐसा, क्योंकि जो वहां बैठे हुए हैं आप उनको मिसगाइड नहीं कर सकते हो। जब आप जो हो वही होते हो ना, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद फिर मुंबई मेरी जान के बाद फिर मुझे इश्कियाँ, फिर इश्कियाँ मिली मुझे अभिषेक चौबे जी के साथ में। उसके बाद उसी दौरान की बात है, प्रियदर्शन जी के साथ काम करके कैसा लगा? आक्रोश के। हाँ, मैंने उनके साथ आक्रोश किया, बहुत अच्छा। पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था। अच्छा, इसका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। मैं उससे पहले मैंने फ्लाइट देखा था केवल अपनी छत से कि हाँ भाई उड़ के जा रही है, ये एयरपोर्ट भी नहीं देखा था। और आक्रोश के दौरान मुझे यूं ही बैठाया जा रहा था जैसे यहाँ से बेंगलोर वाया बेंगलोर मदुरई। तो यहाँ से बेंगलोर जाते थे और फिर छोटी फ्लाइट से हम लोग जा रहे थे मदुरई, और 2-3 बार जाना पड़ा। प्रियदर्शन के साथ काम करने का ये था कि जब मैं पहले दिन सेट पे पहुंचा तो बाजार का सेट लगा हुआ था। सुबह नाश्ते के बाद मैंने कहा जो प्रोडक्शन का बंदा था कि एक काम करेंगे, शाम को ये बाजार कितने बजे तक खुली रहती है, शाम को यहाँ से कुछ देखेंगे सामान खरीदने के लिए। तो उसने कहा भाई ये अपना सेट है, ये बाजार है ही नहीं, ये सब नकली है। तो फिर पहली बार ये पता लगा कि इतने बड़े भी सेट हो सकते हैं। वो मतलब पूरी बहुत बड़ी मार्केट, और वो पूरी अपनी ही थी, सेट था। उसके बाद फिर एक फिल्म की मैंने, फिल्म सिटी। अच्छा, हाँ, यूटीवी की फिल्म थी। यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर आप लगे हुए हो सही तरीके से, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, करिश्मे होते हैं इस शहर में। फिल्म सिटी मुझे किसी ने बताया कि बालाजी के बगल में एक फिल्म है जो यूटीवी की डायरेक्टर, यूटीवी का तो जलवा हुआ करता हाँ, उस टाइम। उस समय यूटीवी का बहुत ज़्यादा जलवा होता था। तो जब मैं मिलने गया तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो मेन सिनेमा का फिल्म है और इसको यूटीवी को ऑनर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एक काम करो, अच्छा फ़ोटो अपने नाम लिख दो। 4-5 दिन के बाद फ़ोन आया कि संजय बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, छोटा है, डायलॉग नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलेगा, लेकिन उन्होंने जो ऑडिशन लिया वो डायलॉग वाला ले लिया। बस मुझे ये था कि अगर मेरा ऑडिशन ले लिया गया, तब तो डायलॉग होना जाएगा। हाँ, तो जब देवेन ने देखा, देवेन ने कहा इसको मेन के लिए बुलाओ, कुशल के लिए, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए, जो 10 मेन कैरेक्टर थे उसके लिए बुलाया गया और ऑडिशन लिया गया। तब तो खैर छूट दे दी गई थी मुझे और सिलेक्ट हो गया मैं। मेरी फ़ोन आया कि आप कर रहे हो। मुझे महबूब स्टूडियो में बुलाया गया। अब मैं महबूब स्टूडियो में जब मिलने पहुंचा तो मुझे वॉचमैन घुसने न दे। वो कहे कि बहुत मुश्किल से वो तैयार हुआ। फिर उसने कहा कि वो जो मेन सब गाड़ियां खड़ी हैं वो सब पूरी सिक्योरिटी, आप उधर मत जाना। उसने कहा उधर, तो मैंने कहा यार ठीक है चलो। अंदर गया तो जब मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि नहीं, वो जो जिधर उसने मना किया था उधर ही सारे लोग हैं। 5 मिनट के बाद जब मैंने पूजा करके थी ईपी जिससे मिलने मुझे भेजा गया था, उसने फौरन ऊपर लिया, बैठाला और बोले संजय मुझे आपकी 30 दिन की डेट चाहिए। पहली बार मैंने ये था कि 30 दिन की डेट,
ये भी जॉन के साथ मेरे रोल थे, 3 गाने में, पूरी फिल्म में। वो फिल्म बनी और यूटीवी जो है वो डिज्नी वालों ने खरीद लिया, तो फिर वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। अगर वो उस समय रिलीज हो जाती तो उसका भी बुखार मेरे ऊपर बहुत दिन तक चढ़ा रहा, मैं मिलते ही नहीं था, मुझे लगा कि नहीं अब तो स्टार बन गए, बात ही खत्म हो गई। वो फिल्म आई होती तो संजय त्रिपाठी और कहीं होता। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा अलग फर्क डालती। उसके बाद खैर उसके बाद जो है मैंने फिर रज्जो करके एक फिल्म मिली मुझे, रज्जो कंगना के साथ थी, उसे विश्वास पाटिल डायरेक्ट कर रहे थे। विश्वास पाटिल उसमें बॉम्बे के कलेक्टर थे और वो फिल्म बना रहे थे, तो बात ही अलग थी। मैं और महेश मांजरेकर हम लोग साथ में रहते हैं, वो की, फिर मैं हो की, फिर अनुराग कश्यप के साथ जब आपने किया, अनुराग कश्यप के साथ मैंने सेक्रेट गेम्स किया है। जब सेक्रेट गेम्स किया बहुत चर्चा भी रही उसकी। हाँ, सेक्रेट गेम्स किया, मतलब मुकेश छाबड़ा ने मुझे कास्ट किया था। उसके पीछे कुछ कहानी बताइए। फिल्म तो सबने देख ली, सीरीज तो सबने देख ली, क्लिप सबने देख ली, उसके पीछे कहानियां क्या रही? सबसे पहले तो अनुराग कश्यप के बारे में बताइए, कैसे है? बहुत बेहतरीन इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान। मतलब इतना बढ़ने के बाद भी उनके ऊपर वो चीजें हावी नहीं है। वो जब उनसे अगर जब मिलोगे तो वो बच्चा, उन्होंने अपना बच्चा बचा के रखा है, उनके अंदर वाला जो है। पहला दिन था और मैं सेट पे था, तो आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर में नहीं बुलाया था? गैंग ऑफ वासेपुर मुझसे छूट गई, अब वो पता नहीं कैसे छूट गई। मैं उस समय वहाँ पे तो आपके लुक के रोल भी थे कई। हाँ, मेरे लिए रोल भी था, सब कुछ था वहाँ, वो मुझसे मिस हुआ। शिकायत नहीं किया? अब शिकायत क्या करते हैं, वो जानते थे सारी चीजें। मैं उनसे मैं गुलाल के टाइम ही चुका था कि सर मुझे गुलाल में होना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, उस समय तुम आए ही नहीं थे। खैर वो पहला दिन था, सेट पे था, और अनुराग भाई निकले 2-3 लोग के साथ, तब तक वो बड़े बन चुके थे, और अचानक जो है वो 4-5 कदम आगे बढ़ गए, तो रुके, वापस आए। उन्होंने कहा संजय कैसे हो? वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैं फिर चल दिया उनके साथ में। अच्छा लगा कि अभी इनको, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे एक साथ बैठते थे बहुत बार। यहाँ पता नहीं होता है कि कौन आदमी कितना आगे बढ़ जाएगा। ये इस शहर की बहुत खासियत है। जो लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है, इतना बढ़ सकता है कि आपकी पकड़ से बाहर हो जाए। मेहनत के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं ना। हाँ, तो लेकिन अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा। वो 5 दिन मैंने शूट किया था। उनका जिस तरीके से काम करवाने का तरीका है, अचानक सारी चीजें। एक सीन था जिसमें हम लोग नहा रहे होते हैं, सब लोग जो है, नवाज, मैं और सब लोग, वहाँ एक मारपीट का सीन था। तो एडी जो थी वो एकदम, उसने ठंडक का समय था और उसने पूरा ठंडे पानी की पूरी व्यवस्था की थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, अनुराग का कुछ हुआ, उन्होंने कहा अरे ये लोग तो क्या कर रहे हो भाई, इन लोग के साथ जुर्म कर रहे हो, पूरा ठंडा पानी है, जम जाएंगे ये लोग। उन्होंने फौरन पानी चेंज कराया कि नहीं, गर्म पानी लाओ, और ये लोग प्ले कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ये वैसे नहीं कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से। और अच्छा लगा। नवाज के बारे में अक्सर चर्चा होती है कि बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं, वो है? देखिए, इम्प्रोवाइजेशन तो कोई भी अच्छा एक्टर करेगा। वो तो बंधी हुई लीक पे अगर चलना है, अब कुछ डायरेक्टर एकदम ब्लॉक कर देते हैं कि आपको यही बोलना है, तो फिर अलग बात है, या उसमें डेट और नाम सब दिए गए हैं। लेकिन अगर गुंजाइश है तो कोई भी अच्छा एक्टर वो करेगा इम्प्रोवाइजेशन। बदलापुर में जिक्र करते हैं नवाज की, वो गोली मारते हैं, फिर बाद में उसको गुड नाइट बोल के चले जाते हैं, कहते हैं वो मैंने इम्प्रोवाइज किया था और फिर हिट हो गया। अब किसी को आप मार के जा रहे हो, गुड नाइट बोल के जाओ उसको, तो उसकी नाइट कैसे गुड होगी? देखिए, एक बार बता दें, जो तो परमिशन लेती होनी होती है डायरेक्टर की, या अच्छा लग गया तो चलो ठीक है, अच्छा था? देखो, सिनेमा जो है वो उतना ही, जैसे जीवन है वैसे सिनेमा है। उसकी कोई बंधी हुई सीमाएं नहीं है, वो उतना ही विस्तारित है जितना जीवन है। क्योंकि जीवन में आप कुछ बंधा नहीं होता है कि यार ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। तो वो जो संभावनाओं के जो
जो चीजें हैं वो खुली रखनी चाहिए, वो खिड़कियां खुली रखनी चाहिए और अच्छे सिनेमा की जो ये नेचुरल पहचान। निकलेगा वो बेहतर निकलेगा। बिल्कुल। तो वो पहले से बांध के रखना कि डायरेक्टर बांधता है, ऐसा नहीं, वो तरीका वही है, लेकिन जो अगर आप तोड़ सकते हो तो तोड़ो। अगर आपको मालूम है तोड़ना तभी तोड़ पाओगे, वरना तोड़ नहीं पाओगे। अब किसी भी कैरेक्टर की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप क्या सोचते हैं, कैसे इस कैरेक्टर के बीच घुसा जाए? जैसे कई लोग होते हैं कि मान लीजिए ये सीन मिल गया, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ ली, नरेट हो गया उनको, वो 10 दिन तक उसी में है अपना रूम में कि भाई ऐसी तैयारी करनी। आपका क्या? मैं जो है उस कैरेक्टर के बारे में पहले पूरी स्टडी करता हूँ और फिर मेरे जो पुराने अनुभव हैं उनमें जाता हूँ कि क्योंकि पुराने अनुभव बहुत काम आते हैं जब ऐसा जो, क्योंकि इमोशन और जो चीज़ें हैं वो तो वहीं से लेके आएंगे ना, तो वो उस पे काम करता हूँ। बाकी आप कितना उसको, जितनी ज़्यादा आपके पास उसकी डिटेल्स होगी आप उतना अच्छा उसे प्ले कर पाओगे। अभी कोई ऐसा कैरेक्टर हो कि आपको लगता हो कि अभी मेरा बेस्ट नहीं निकला? नहीं, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। जब मुझे माजिद मजीदी सर के यहाँ से कॉल आई, बियॉन्ड द क्लाउड्स, इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद अभी दुकान करके एक फिल्म आई मेरी बहुत जल्दी, सिद्धार्थ और गरिमा ने डायरेक्ट किया है। दुकान में जब मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद मुझे रोक दिया गया कि चूंकि गुजरात की स्टोरी थी तो ये हुआ कि एक्टर गुजराती होना चाहिए। उन्होंने 1 महीने तक वो कैरेक्टर ढूंढा गया। एक दिन क्या हुआ कि मैं चला गया, घर चला गया था छुट्टियों में, तो मेरे पास एक मैसेज आया, मेरे दोस्त ने भेजा था कि एक्टर चाहिए, ये है, और रेफरेंस संजय त्रिपाठी। तो मैंने अब मन्नू रे के यहाँ फौरन जो है मतलब मैसेज भेजा, मैंने कहा अगर मेरे रेफरेंस को ढूंढा जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने बताया कि भाई 1 महीने से ढूंढा जा रहा है, ये है। खैर 4 एक्टर ढूंढे गए जो मेरी ही कदकाठी के थे, सब कुछ था। उनको देखा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन सिद्धार्थ, गरिमा को नहीं जमा। गरिमा ने बाद में कहा कि एक काम करो, जब वही संजय त्रिपाठी लाओ और वही करेगा वो रोल। तो फिर खुश हुई आपके रोल से? हाँ, मुझे ही वो रोल दिया गया और मैंने किया वो। ऐसा कोई रोल रहा हो जो कि हाथ से निकल गया हो, जिसमें आप सिलेक्ट भी हुए होंगे, मना कर दिया हो, फिर वो हिट हो गया, फिर पछतावा हुआ, अरे यार? मना तो नहीं किया है, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। जैसे मैंने एक फिल्म की है, मछली जल की रानी है, और उसी दौरान जो है मुझे मुर्गादास की एक फिल्म ऑफर की गई थी, विशाल भारद्वाज जी के यहाँ से रिकमेंड किया गया था। उन्होंने डेट ले ली थी, सब कुछ ब्लॉक था, और जैसे 28 तारीख को 28 से शूट है और फ़ोन ही नहीं आया मेरे पास 27 तक। 28 हो गया, फिर मैंने कॉल बैक किया तो कोई उठ ही नहीं रहा था। अब मैंने कहा ये तो अलग बात हो गई। फिर 30 तारीख आ गई, तो फिर 29 से 30 को मेरे पास मछली जल की रानी का कॉल आ गया। जब मैं वहाँ चला गया तब फिर उनके यहाँ से मेरे पास कॉल, बहुत ज़्यादा कॉल, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि अब तो डेट, हाँ, डेट दे दिया था, शूट शुरू हो गया था। इसके अलावा रोहित शेट्टी की एक फिल्म के लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, सब कुछ हुआ। कौन सी? गोवा शूट करने जा रहे थे। अच्छा, और सब कुछ हो गया था और मुझे ड्रॉप कर दिया गया। कॉमेडी वाली? हाँ, कॉमेडी थी। वो मेरे हाथ से निकली। एक रोहन सिप्पी की कोई फिल्म थी, वो उसमें सब कुछ हो गया था, वो मेरे हाथ से निकली। और एक और फिल्म थी जब मैं पहले उनके साथ कर रहा था, प्रियदर्शन जी के साथ, उस दौरान सिलेक्ट हुआ था और वो मेरे हाथ से। तो ये खैर होता है यहाँ पे, ये इंडस्ट्री में चलता है। हाँ। अच्छा, क्या ऐसी भी अंदर खाने पॉलिटिक्स चलती रहती है, यहाँ पे काम कर रहा है इसको यहाँ पर बुला लो, फिर बाद में यहाँ नहीं बुलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कहने वाली बातें हैं। वो यहाँ अगर अच्छा काम आप जानते हो और अच्छा काम आप कर रहे हो तो आपको बुलाएंगे। यहाँ ज़रूरत पे सब पूरा सिस्टम टिका हुआ है। फिर मैंने प्रियदर्शन के साथ में एक और अभी एक मेरी वेब सीरीज आने वाली है उनकी, जय श्री राम। इसके अलावा मैंने तिग्मांशु के साथ फिर एक फिल्म की, रागदेश। रागदेश में मैं हूँ और
विजय वर्मा। अच्छा। विजय वर्मा जो है वो इंग्लिश पत्रकार कर रहे हैं और मैं हिंदी पत्रकार। हम लोग का जो लाल किले में जो मुकदमे वाला सीन है उसमें हम लोग पूरा वो 15 दिन की डेट ली गई थी और पूरा शूट हुआ है। आपने जिक्र किया जय श्री राम का कि आ रही है, अभी देश में जय श्री राम को लेकर तमाम बातें होती रहती हैं, किस कॉन्सेप्ट पे आप? जय श्री, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। हाँ। वो नाम उनका उसका जय श्री राम है और रामोजी राव में शूट हुआ था हैदराबाद में। मैं बहुत डरा हुआ था उस दौरान कि यार क्योंकि मुझे मेरा जो क्रिएटिव था उसने कहा संजय डायलॉग याद कर लेना। मैं अभी भी जब मैं शूट कर रहा होता हूँ इतना काम करने के बाद अभी भी जब शूट करता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी पहली फिल्म है। मैं तैयारी उसी स्तर की करता हूँ। मैं बहुत बार डायलॉग जो है वो लिख लेता हूँ अलग अगर मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं और काम करता हूँ। जब पहले दिन जब शूट शुरू हुआ तो एक बार जब फ्लो में निकलना शुरू हुआ तो लगा हाँ आप ठीक है, सही हो गया। जब 4 दिन का शूट हो गया तब मैंने प्रियदर्शन जी को बताया कि सर मैंने आपके साथ आक्रोश किया है। तो उन्होंने बताया आक्रोश कौन सा सीन है, विच सीन? तो जैसे बताया उन्होंने कहा अरे संजय ही इज माई एक्टर। फिर उन्होंने अपने एसोसिएट से मिलवाया कि ये संजय है, नंबर चेंज करो, ये है ये है ये है। यहाँ अच्छे काम को पूजा जाता है। हाँ, अच्छे काम का रिजल्ट है। तो ठीक है, जय श्री राम की आप कहानी अभी तो नहीं रिवील कर पाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जय श्री राम को लेकर जिस तरीके से तमाम विवाद होते हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? एक समुदाय है जो कहता नहीं बोलना चाहिए। मैं देखिए एक बात बता दें, वो आराध्य हैं, वो पूजनीय हैं और वो हमारे सब, तो उस पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको अपने तरीके से जीने की आज़ादी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये नहीं रोक नहीं लगाई जा सकती। यहाँ सबको अपने तरीके से जीने की आज़ादी है और यही हमारी खूबसूरती है। बिल्कुल। हमारे जो बाहर से आते हैं, आउटसाइडर होते हैं, उन पर थोड़ा बहुत उनको परेशानियां होती हैं, नेपोटिज्म है अच्छा खासा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो तो रहेगा, वो तो किसी भी काम में रहेगा। जैसे जो डॉक्टर है वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की चाहत तो रखेगा ही, क्योंकि उसे मालूम भी है कैसे क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी से आते हैं, आप काम करके आते हैं, आप चीज़ें करके आते हैं तो उतना, और ये माइंड बना के आओ कि मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। कंगना के साथ आपने काम किया, वाकई में जो जैसा बोलती हैं वैसा ही है स्क्रीन पे भी या उसके पीछे? मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा। जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो एक दिन गाने की रिहर्सल थी। उन्होंने 2 घंटे 2.5 घंटे प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा। 2-2.5 मतलब ऐसा नहीं था कि रुक के हो रहा हो, पूरा बहुत ही मुश्किल के साथ में। फिर जब 2-2.5 घंटे की रिहर्सल के बाद फिर उन्होंने बोला विश्वास जी से कि सर मुझे बुखार है, आज मैं आज शूट नहीं कर पाऊंगी। तो विश्वास ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल करते हैं। लेकिन जिस ब्लंट तरीके से बोलती हैं वो, उसकी वजह से काम मिलने में दिक्कत होती है उनको? नहीं, अभी वो उस दायरे से बाहर हैं। क्या लग रहा है, नेता भी अच्छी बन जाएंगी? बन गई हैं, अभी तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत गई हैं, चीजें हैं, सही है। मुझे अच्छा लगता है उनका उस तरह बोलना। बहुत ज्यादा ना हो लेकिन फिर भी हाँ ठीक है। अच्छा, कभी लगा कि बहुत टफ है यार, बहुत स्ट्रगल है, फैमिली भी देखनी है, सब कुछ? नहीं, कभी नहीं लगा मुझे ये तो कभी लगा ही नहीं। मैं चीज़ों को, मैंने आपसे पहले बताया ना कि मैं चीज़ों को उतनी कठिनाई से नहीं देखता था। आसान रास्ते के लिए थोड़े ना आया था। आसान रास्ता करना होता तो कोटेदार बन गए होते। तो फिर तो कोटेदार वो बन गए होते ना, फिर तो दुकान खोल के बैठ गए होते, फिर तो कपड़े की दुकान खोल ली होती। तो मुझे कठिन, और वैसे है भी, मेरे सामने अगर 2 रास्ते आएंगे तो मैं थोड़ा कठिन वाला ही चुनता हूं। लेकिन यहाँ पर ये भी मुझे थोड़ा समझाइएगा, कठिन रास्ता आप चुनते हैं, लेकिन कठिन रास्ता मतलब सही रास्ता। क्योंकि जो सही शॉर्टकट होता ही नहीं है बहुत सी चीजों में। तो अभी इस कठिन रास्ते में किन के साथ काम करना है? अभी तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। जैसे लोग मिलते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आता है।
वैसे ही मुझे मेरा लकीब इष्ट जिससे मिलना भी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा बदलाव था। उनसे मैं लगभग 3-3.5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई कि किसी दोस्त ने मिलाया था। जब मिलाया था तो बोल दिया था कि इनसे ज़्यादा बात न करना, ये उन्होंने पूछा कि नाम पूछा मेरा, और शाम का टाइम था, ये था कि फिल्म देखने जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि जो मुझे लेके गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आप जाइए, संजय को लेके मैं मिलता हूँ आपसे 2 घंटे बाद। फिर उन्होंने मेरी पूरी डिटेल्स निकाल ली थी, क्या है क्या नहीं है। फिर उनके साथ फिर मेरा जो सोचने का तरीका था वो बदल गया। फिर मैं कहानियों की तरफ मेरा झुकाव हुआ, क्योंकि फिर मैं उनके साथ बैठता था, उनकी कहानियां सुनना जरूर। हाँ, फिर मुझे लगा कि ये तो जो यहाँ चल रहा है उसका तो ये भंडारा है, पूरी फिल्म है, बहुत 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 खजाना सिनेमा का। अच्छा, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, वक्त के साथ कौन दिख रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, आगे चल के जाएंगे? अभी तो बदल रहा सिनेमा, बहुत तेजी के साथ बदल रहा। और जैसे अहलावत वो है, विजय वर्मा है, और अनुप्रिया गोयनका है। अनुप्रिया गोयनका के साथ मैंने काम किया है। हाँ, एक इंटरनेशनल फिल्म कर रहे थे हम लोग, वो बाद में बनी नहीं, जो भी है। मेरे तब्बू के साथ काम करने की मेरी तमन्ना है। वो मेरी बहुत ही फेवरेट एक्टर्स हैं। इरफान के बारे में क्या कहें? मतलब कमाल के एक्टर, बहुत ही कमाल के एक्टर, कमाल, बहुत अच्छे इंसान। इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान होंगे तो आप अच्छे एक्टर होंगे ही, हो ही जाएंगे। ऊपर वालों ने जल्दी बुला लिया। हाँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, सबको है, क्योंकि वो क्रांति ला देते। उतना सधा हुआ एक्टर मैंने देखा नहीं था। बहुत बेहतरीन, बहुत कमाल के एक्टर। मुझे मेरा 2 बार उनसे पाला पड़ा। एक बार जब मुंबई मेरी जान कर रहा था तब, और एक बार हिश्क के दौरान। बहुत बहुत बेहतरीन इंसान। अच्छा, यूपी वाले जो बच्चे आते हैं उनके लिए थोड़ा मुंबई टफ होता है कि यूपी वाले होते हैं अलग टाइप के लड़के हैं? सुनना नहीं किसी के मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी पूर्वांचल टाइप और टाइप वाले नहीं, टफ है तो सबके लिए है। अगर आसान है, आसान तो देखिए कुछ भी हो सकता है, बहुत लोग के लिए बहुत आसान भी हो सकता है। आपको लोग कैसे मिले यहाँ पे, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं यहाँ पर, अच्छे लोग मिल जाते हैं, वो उस पर बहुत कुछ डिपेंड। अच्छा, कभी ये नहीं सोचे कि सरकारी नौकरी, सिविल में जब आप गए उसके अलावा भी सिविल की तैयारी, सरकारी नौकरी कर ले? नहीं, वो सब तो खैर अब तो मुझे लगता है कि दिक्कत क्या थी कि मेरिट वाली दिक्कत है, जनरल कैटेगरी से है? वो दिमाग में ही नहीं। वो अब मैं जब कैरेक्टर करता हूँ तो अलग अलग रोल भी तो कर रहा होता हूँ। अगर पुलिस में हूँ तो मैं वो नौकरी कर रहा हूँ। अगर मैं बहुत सी चीजें जो उस समय नहीं कर सकता था रियल लाइफ में, मैं चोर का तो नहीं कर सकता था ना, यहाँ तो वो भी करने को मिल रहा है। मैं क्रिमिनल नहीं बन सकता था, यहाँ तो ये भी बनने को मिल रहा है। तो कोई ठेकेदार नहीं बन सकता था, यहाँ ये भी बनने को मिल रहा है। बचपन में बच्चों का मन होता है ना कि आज आर्मी वाले को देख लिया तो आर्मी में जाना है, कल क्रिकेट को देख लिया तो क्रिकेटर बनना है, कल इसको देख लिया तो किसी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम एक्टर बन जाओ। जीवन के जो बहुत सारे रंग हैं वो देखने का जो मौका मिलता है यहाँ पे, एक साथ बहुत से चरित्र जीने को मिलता है आपको, अलग अलग वो विभिन्नता आपको और किसी काम में मिल ही नहीं सकती है। आखिरी सवाल, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मुंबई आना चाहते हैं, इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं, कैमरा सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं इंडस्ट्री में? आप जहाँ हैं आप पहले वहीं सीखिए काफ़ी कुछ, और तैयारी से आओ मुंबई, क्योंकि वो तैयारी बहुत मायने रखती है आपकी जो। और शुरुआत से ही अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, अपने डिक्शन पे काम करो, पढ़ाई करो अच्छे से, क्योंकि समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़िंदगी की समझ है तो आप अच्छे एक्टर भी बनोगे। बिल्कुल, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता का शॉर्टकट होता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, हमसे जुड़ने के लिए, पिछले 2 दशक के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तमाम काम को शेयर करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही निरंतर आप आगे बढ़ते रहें और
तमाम काम करते रहें, ताकि जितना अभी शेयर किया उतना कुछ सालों बाद फिर से आप शेयर करने के लिए आपके पास काम हो जाए। थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो ये थे हमारे साथ एक्टर संजय त्रिपाठी, जिन्होंने अपने पूरे करियर को लेकर विस्तार से चर्चा की, किस तरीके से उन्नाव से निकलकर मुंबई तक पहुंचे और हॉलीवुड के तमाम लोगों के साथ काम किया, बॉलीवुड के तमाम बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर के साथ काम किया, और ये जर्नी उनकी लगातार जारी है। अब आप दर्शकों की जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।